बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आवान और मेरे साथ मौजूद है हमेशा से अजीम राना। और हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। जिस हाल में हो परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपने दिन का आगाज़ हमेशा से मुस्बत सोच के साथ करें। और हमारे भी दिन का आगाज़ आज, वैसे मेरा तो शहर बानो आज काफ़ी मुस्बत सोच के साथ दिन का आगाज़ हुआ है। जी। आपकी कैसी रही थॉट्स अबाउट थिंग? ऐसे ही मैंने भी पॉजिटिविटी को ही अपने पास आने की इजाजत दी, नेगेटिविटी को मैंने दूर भगा दिया। नेगेटिविटी को दूर कर दिया। हाँ, वैसे बिल्कुल। एक चीज आजकल जो रोजाना सुबह सवेरे मूड ऑफ कर रही है ना, थोड़ा जैसे ही आप रोड पर आते हैं, वो है जी Smog। वेदर, स्मॉग। ओहो, प्रॉपर एक स्मेल आती है हवा से और पूरा धुंधला सा एनवायरनमेंट हुआ हुआ है और काफी जो वबाई अमराज हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो एहतियात करें सुबह सवेरे जब मास्क कॉलेज जरूर यूनिवर्सिटियों के लिए अपने जॉब के लिए निकलें तो Exactly। मास्क पहने जी, एहतियात करें। बहरहाल जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, इसलिए जमीन पर फसाद ना करो। वेरी रेलिवेंट आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे इसको रिलेट किया जा सकता है कि फसाद किसी भी सतह पर हो काबिल मजम्मत है। और जब ये फसाद ममालिक को अपनी लपेट में लेता है बिलखसूस, तो इसके भयानक नतायज सामने आते हैं। जब भी कोई फर्द या मुआशरा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की राह पर गामजन होता है, जोरों के हकूक और वसाइल पर डाके डालना शुरू कर देता है। फसाद के जरिए ताकतवर ममालिक का मकसद सिर्फ ये होता है कि कमजोर ममालिक को और कमजोर बनाया जाए। और उस वक्त जो सूरत हाल होती है वो फिर आपके सामने ही है। अब मौजूदा अगर सूरत हाल का जिक्र करते इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसराइल भी अपनी ताकत के जोम में है और फलस्तीन में फसाद फैलाकर उस पर कब्जा करने का जो ख्वाब उसकी जानिब से देखा जा रहा है और जो हक वो इस पर जतला रहा है, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। क्योंकि जिस तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं, हक तो बहुत जतलाया जा रहा है। और इसी पर इलाम इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया है। वो कहते हैं, इरशाद है इरशाद। खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, वाह, है वाह। खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक है, हिस्पानिया पर हक क्यों नहीं अहले अरब का। वाह वाह वाह। वाह। तो ये थोड़ा सा अंदर मुझसे हो गया नहीं, क्योंकि हो जाता है, हो जाता है पोइट्री में। हिस्पानिया पर हक क्यों नहीं अहले अरब का। तो ये बात वैसी ही है कि अगर हम उस वक्त देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन अरबों का है। और अगर कोई फ़लस्तीनी सरजमीन पर यहूदियों के हक की इसके लिए रुकावट बनता है या वकालत करता है कि वो फ़लस्तीन से निकाले गए थे, तो फिर भी यही हक हिस्पानिया के अरबों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी हिस्पानिया से जलावतन कर दिया गया था। और इलाम इकबाल की जानिब से भी इसलिए कहा गया कि वो इतने दूरंदेश थे कि वो समझते थे 1948 के बाद शायद मामलात जो हैं वो इस हद जी तक जा बिल्कुल, सकें। क्योंकि जो मुस्लिम ग्लोरिफिकेशन है उसके बड़े दाई थे, उसके बड़े हामी थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और उनकी जानिब से जो उस वक्त मिडिल ईस्ट की बिलखसूस सूरत हाल थी, जो फ़लस्तीन के मुसलमान जो बर्दाश्त कर रहे थे, उस तमाम सूरत हाल पर नज़र थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। जी। और इसलिए उन्होंने बोला जी कि अगर यहूदी ये क्लेम करते हैं कि फ़लस्तीन उनकी सरजमीन है, वो वहाँ से चूँकि अबाउजदाद उनके निकाले गए थे और अब वहाँ पर वापस बसना उनका हक है, तो फिर हिस्पानिया पे भी मुसलमान जाकर बसे थे, तो फिर वहाँ से मुसलमान भी आए थे, उन्हें भी निकाला गया था, तो फिर इसी तरह से हिस्पानिया पे मुसलमानों का हक क्यों नहीं है? एग्जैक्टली अगले पिछले जो हैं 24 घंटे उनमें फ़लस्तीन में क्या अपडेट्स जी, हुई हैं जी। उसके बारे में हम बताएंगे। आज इसराइली दरिंदगी और जुल्म व बर्बरियत का 26वां दिन है। गजा पट्टी पर सेहूनी फोर्सेस की बमबारी जारी है, जमीनी कार्रवाइयों में भी तेजी आ गई। और गजा के शिमाल मगरिब में हमास और इसराइली फौजों के दरमियान शदीद झड़पें और घुमसान का रन इस वक्त जारी है जी। बिल्कुल। और गुज़श्ता 24 घंटों में सेहूनी फोर्सेस की जानिब से गजा में 300 से ज्यादा अहदाफ को टारगेट किया गया है। इंडोनेशिया अस्पताल, अल-कुद्स अस्पताल, गजा यूरोप अस्पताल, तुर्क फ़लस्तीन दोस्ती अस्पताल के अतराफ की आबादियों पर बम बरसाए गए हैं, जिसमें 40 अफराद शहीद हो गए हैं। जबालिया और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी की गई है। जबालिया कैंप पर 6 अमरीकी साख्ता बम गिराए गए हैं और मुहाजिरीन की बस्ती पर बमबारी से 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी हो गए हैं, 12 इमारतें मलिया मेट कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। जबकि नसीरात में 45 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत जारी है। नाबलस में 14 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है, तो बास में 17 साला नौजवान को शहीद किया गया है। और इसी तरह मगरबी किनारे में शहादतों की तादाद 124 हो चुकी है। मजीद 60 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेहूनी कैद में फलस्तीनियों की तादाद 1744 हो गई है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 219 फलस्तीनियों को अभी तक शहीद कर दिया गया है। और जी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से 3 हफ्तों में गजा पर 18 टन बम बरसाए गए हैं, जो एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बारूद से
1.5 गुना ज्यादा है। इसराइली फौज ने रमला में हमास के रहनुमा के घर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया है, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। और मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 7 अक्टूबर से अब तक 8,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जाम बहक होने वालों में 3,542 बच्चे, 2,187 खवातीन, जबकि सेहत के शोबे से वाबस्ता 130 वर्कर्स भी शामिल हैं। 23,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। बमबारी में शहीद होने वालों में 73% बच्चे शामिल हैं। खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर रोज 420 बच्चे इसराइली हमलों में शहीद और जख्मी हो रहे हैं। जंग में 425 फलस्तीनी तलबा भी शहीद हो चुके हैं। बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 64 कारकुन अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि यूनिसेफ में गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया जा रहा है, जहां हर 10 मिनट में नन्हा फलस्तीनी सहूनी बर्बरियत का निशाना बन रहा है। और इसराइली कार्रवाइयों में 32,500 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। 80 सरकारी इमारतें, 45 मसाजिद, 3 गिरजाघर और 203 तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 12 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है और 32 तिबी मराकज़ भी मजीद इसका शिकार हुए हैं और खिदमात की फराहमी रोकी जा चुकी है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुतासिर हो रही हैं जी। अमन के दावेदार अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसराइल के सामने इस वक्त बेबस नजर आ रहा है। सहूनी हुकूमत ने जंगबंदी का ऐलान बारूद से हवा में उड़ाया है और जंगबंदी की जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम दिखाई दे रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए ये ऐलान किया है कि हमास के खात्मे का मंसूबा जारी रहेगा, जबकि चीन ने इसराइल पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि इसराइली आलमी बरादरी की अपीलों पर कान बंद किए हुए हैं और जंगबंदी के मुतालबात को नज़रअंदाज इसराइल की जानिब से किया जा रहा है। ऑब्वियसली फिर इसके अब दूरस नताइज तो सामने आएंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी सामने आएंगे और मुख्तलिफ एंगल्स हैं सारी सिचुएशन के, उस पर गौर व फिक्र करना, उस सारी सिचुएशन को असेस करना बड़ा ज़रूरी है। बिलखसूस आलमी बरादरी इस वक्त क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है सारी सूरत हाल पर, वो काबिल ज़िक्र है, वो काबिल गौर है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। और उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार है वो भी इस तरह से नहीं है कि सूरत हाल किसी जानिब वाज़े हो और किसी जानिब हमें नजर आए। उम्मत मुस्लिमा की जानिब से अगर देखा जाए तो बड़ा ही मायूस कुन माहौल सामने आया है, बड़ा ही मायूस कुन उनका बिहेवियर है कि जिसको देखकर इंसान शर्मिंदा ही हो सकता है। हम समेत सब लोग सिर्फ रो रहे हैं और रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। वैसे हम लोग गजा जो स्ट्रिप है उसका जो मैप है वो भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि सूरत हाल ज्यादा वाजे हो कि किस तरह से ये जो पूरा इलाका जो कभी फलस्तीन हुआ करता था, उसकी एक साइड जो मेडिटेरेनियन सी के साथ एक पट्टी सी है जो वाजे है, ये गजा स्ट्रिप है जहां पर अभी जो जुल्म और सितम की इंतहा की गई है। ये इलाका हमास के कंट्रोल में है और यहाँ पर जो है वो बमबारी की जा रही है, जबकि दूसरा इलाका जिसे वेस्टर्न जो है वो बैंक कहते हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनियों की अब एक थोड़ी सी तादाद मौजूद है और वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर वो रूल करती है। तो इन दोनों जमातों के भी आपस में इख्तलाफात हैं। बहरहाल के बारे में दिखाया गया और वहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो हमास के जवान हैं या हमास के फौजी हैं, उनकी जानिब से मुकम्मल गजा में सुरंगें बनाई गई हैं और वो बेसिकली उन सुरंगों से ही लड़ रहे हैं और वो सुरंगें ही उनकी स्ट्रेंथ हैं। और अभी तक जो ज़मीनी कार्रवाई नहीं की जा रही, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि इसराइल कहीं ना कहीं इस चीज़ में खौफजदा है कि अगर हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे तो उनको अंदाज़ा नहीं कि हमास ने कहाँ वैसे शहरबानो ज़मीनी कार्रवाई का जब हम जिक्र करते हैं तो उसका बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है, तो हो चुका है, लेकिन इसराइल की जानिब से हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे फजाई अगर सूरत हाल एस्केलेट करती है, अगर मामला ज्यादा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नुकसान का अंदेशा है, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ। सूरत हाल पहले ही बहुत गंभीर हो चुकी है और अब तो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ब्लिंकन दोबारा से दौरा करने वाले हैं मिडिल ईस्ट का, और उनकी जानिब से भी हालिया एक बयान सामने आया है कि ये सूरत हाल जो है किसी तरह से डिफ्यूज की जाए। दूसरी जानिब सदर्न अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उनमें अभी रिसेंटली एक मुल्क है बुल्गारिया, उसकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो इसराइल से मुनक़ता कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर एक डिसाइसिव डिसीजन आना चाहिए तमाम ममालिक की जानिब से। ये सूरत हाल अब सिर्फ एहतजाज तक ही जो है वो नहीं महदूद रहने वाली। हम देख रहे हैं कि बरतानिया की सड़कों पर, जर्मनी की सड़कों पर और इसके अलावा कई ममालिक की सड़कों पर बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी की जा रही है, लेकिन आलमी बरादरी को इस पर जागना है। और इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज मौजूद हैं, हमारे एम्बेसडर सिफारतकार नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नायला साहबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इसराइली जारहियत का 26वां दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की जंग बंदी की तमाम कोशिशें हम देख रहे हैं नाकाम हो चुकी हैं। अब इसका हल क्या है?
इसराइल को जंगी जराइम से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसके लिए पूरी बैनल जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना होगा। अब तक देखिए पिछले 40 साल से ये जारियत कर रहे हैं और ये अब उन्होंने उनकी एड भी जो है वो रोकी हुई है और बहाना ये कि हमास को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिविलियन की जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो वफ़ात हो चुकी हैं। अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएन में भी पाकिस्तान, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क में बड़े इसमें जो है एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो वहाँ रेजोल्यूशन थी उसमें भी अमेंडमेंट्स प्रपोज की कि अगर आप जो है हमास को जो है नाम लेंगे तो हम फिर दूसरी साइड को भी जो जारियत एक्चुअली कर रही है, जो एक्चुअली जुल्म व सितम कर रही है, उसको भी फिंगर पॉइंटिंग करनी चाहिए। उनको दुनिया को उन्हें नदामत करानी पड़ेगी, वरना ये बाज आने वाले नहीं। इनका एजेंडा बहुत बड़ा है। अगर आप बेल्फोर डिक्लेरेशन को देखें, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा था, उसमें भी 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट था, पर उन्होंने कहा था कि इनको भी हक दिया जाए फॉर अ स्टेट। इसका ये मतलब नहीं था कि पैलेस्टाइन का हक आप बिल्कुल छीन लें। अब वो जारियत करते जा रहे हैं इस हद तक। मेरा ख्याल है इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि एक्सपेंशनिस्ट जो इजराइल की पॉलिसीज़ हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को जो मिशन किया वो इतना कामयाब था कि इजरायली जो फ़ौज थी वो उसके लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। तो उनको जो उधर नदामत हुई है वो एक तो उस नदामत का कर रहे हैं और दूसरा जुल्म पे आ गए हैं। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जेनोसाइड की बात कर रही है, अपार्थाइड की बात कर रही है और वॉर क्राइम्स की बात कर रही है। ये 3 चीज़ें पहले कभी इजराइल के खिलाफ नहीं कही गई थी, जो अभी कही जा रही हैं। नाइला चौहान साहब, ज़्यादातर इस तरह के जो ज़्यादातर बयानात हैं वो कॉमन मैन या आवाम की तरफ से आ रहे हैं या उन ममालिक की तरफ से आ रहे हैं कि जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं। किसी बड़े तगड़े मुल्क की जानिब से अगर कोई डिसाइसिव एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल से सूरत हाल ज़्यादा वाज़े हो जाएगी। अभी हालिया जो अपडेट है, बुल्गारिया ने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि सदरन अमेरिकन कंट्री से इस तरह की आवाज़ आना ये एक खुशाइंद अमल है? मज़ीद इस तरह का सिलसिला शुरू हो सकता है जल्दी? बिल्कुल। और देखिए, जो आप कॉमन मैन कह रहे हैं ना, वो कॉमन मैन को आप कमज़ोर ना समझे। ये खासकर जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो उनकी हुकूमतों पे असर कर रही हैं। अब बाइडन साहब ने भी जो पहले पोजीशन ली थी कि मैं जू हूँ और मैं इनको सपोर्ट करूँगा, लेकिन जब फ़लस्तीन के जो है हक़ में मुज़ाहरे शुरू हुए तो उनको भी एहसास हुआ कि अगर वो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं तो बहुत बड़ी तादाद इसकी जो है मजम्मत भी कर रही है। तो उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर वो आ गए। ये जो बड़े ममालिक हैं, इनको भी जो आम इंसान, जो आम एक शहरी है, वो प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि वो इन ज़्यादातर ममालिक में अब इलेक्शंस के वक्त है और ज़्यादातर लीडरशिप जो है, जैसे मैक्रोन भी वहाँ चले गए, बिल्कुल जोर डाल सकता है थ्रू रैलीज, थ्रू प्रोटेस्ट, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से मीडिया का भी एक बड़ा अहम किरदार है, बिलखसूस वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से इस सारे मामले को प्रोजेक्ट कर रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, मीडिया जो है ना, आप भी मीडिया से हैं, उनकी फंडिंग पे डिपेंड करता है। जहाँ से उन्हें फंडिंग आ रही होती है वो फिर उस तरफ ही उनका व्यूज़ देते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा आप देखिए ना कि उन्होंने आपको वो ब्लैकआउट किया हुआ है। वहाँ पे जो कत्लो गारत हो रहा है उस पर ज़्यादातर प्रिजम्पशंस और रिजम्पशंस है। आपको एक्चुअली ऑन द ग्राउंड खबरें नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, ये जो खबरें आ रही हैं वो प्रोपेगेंडा आ रहा है इजराइल की तरफ से, और एक्चुअल जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको नहीं पता चल रही। जी, जो इंटरनेशनल मीडिया का स्टैंड है, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो लोगों को दिखा रहे हैं एक अलग ही दुनिया जो उन्होंने अपनी बनाई हुई है। इंडिया भी एग्जैक्ट वही चीज दिखा रहा है। इंडिया का भी सेम, क्योंकि इंडिया इजराइल का अलाय है और हम देखते हैं कि वो उनके आपस में जो हैं ताल्लुकात वो किस बिना पर है, ये तो सबको ही पता है। तो इंडिया की जानिब से भी एक नई स्टोरी सामने आती है और हमास को कहा जाता है कि ये टेररिस्ट है,
जबकि हिलरी क्लिंटन ने भी ये कहा है कि ये दहशतगर्द जमात है। और दूसरी जानिब इजराइल को कहा जा रहा है कि अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमास अगर अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है तो वो टेररिस्ट है। ये दो तरह के जो है ना डिफरेंस सामने आ रहे हैं, यानी वो मैनिपुलेट किया ये जा रहा है। नैरेटिव तो आ रहा है, आपकी बात सही है कि वो नैरेटिव अपना दे रहे हैं, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो रेजोल्यूशन आ रही हैं उन्होंने जब हमास को टेररिस्ट करने को कहा तो पाकिस्तान जो था उसने अमेंडमेंट कही कि अगर आप हमास का नाम लेंगे तो फिर हम दूसरों का भी नाम लेंगे। और ये हमास ने तो 7 तारीख को किए, ये तो पिछले 40 साल से कर रहे हैं और दुनिया उस पे जो है वो आंखें बंद किए हुए है। सो अब जो है यूनाइटेड नेशंस में जो बहस हो रही है उसमें हमास को टेररिस्ट नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो एक्चुअल जालिम है उसका नाम भी लेने को अब दुनिया तैयार हो गई भी है। नाइला साहिबा, चूंकि ये जो मसला है ये कोई नया नहीं है, इट्स डीप रूटेड इशू। ये कहिएगा कि ऑस्लो अकॉर्ड जब हुआ था उसमें भी ये बात वाज़ेह थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा और दोनों फरीकैन जो बुनियादी तौर पर मेजर फरीकैन हैं, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट उस वक्त की PLO और इसके अलावा जो इजरायली गवर्नमेंट है वो इत्तफाक किए थे उस आकड़ पे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमास से दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उनका मानना सिंगल स्टेट इशू है। वो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन पे सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है। तो क्या लगता है कि ये बुनियादी वजह है जो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट एंड हमास? नहीं, एक्चुअली नो, बिकॉज आप देखिए ऑस्लो अकॉर्ड को भी देखें ना, इट इज़ अमेजिंग कि जब अकॉर्ड साइन हुआ तो जो उसके साथ नक्शा था वो PLO डेलीगेशन को दिखाया ही नहीं गया था। जब अकॉर्ड साइन हो गया बाद में देखा तो नक्शा देखा तो वो तो कुछ और था। सो धोखेबाजी इनकी जो है वो सरिश्त में है। ठीक। और अभी ये जो कह रहे कि हमास कह रहे हैं ओनली फॉर पैलेस्टाइन, ये भी बात सही नहीं है। पैलेस्टाइन अगर उनके लिए अपने दरवाजे ना खोलता, जब 1947 में जब ये बेल्फर डिक्लेरेशन की बात हुई थी, इट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर बेल्फर। उसमें कोई सिग्नेटरीज तो नहीं थे। सो वो उनकी जो है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में उनके साथ जुल्म हुए थे, तो इन्होंने हमदर्दाना तरीके से अपने दरवाजे खोले थे कि ये बेचारे मजलूम लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक हिस्सा उनको देना था। लेकिन अब तो वो इतना फिर तो नाइला साहिबा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बरतानिया पर ही आयद होती है, क्योंकि आर्थर बेलफोर्ड तो बरतानिया से ही थे, उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बरतानिया और ये P5 सारा, उसमें आप देखिए कि चीन ने अपनी पोजीशन बड़ी पॉजिटिव की है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में इस बात की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इजराइल को अपने हक के मतलब एक अपना मुल्क चाहिए तो फ़लस्तीनियों का जो है ये सारा इलाका फ़लस्तीनियों का था, उनको आप कैसे जिंदगी से महरूम कर रहे हैं, जिंदगी से कुजा के उनका हक खुद इरादगी को आप उनको दें। जी। तो चीन ने इसमें पोजीशन ली, रूस ने इसमें पोजीशन ली, लेकिन बाकी जो हैं जिन्होंने इजराइल को बनने में सारा एक नुमाया रोल अदा किया, वो उसको पुष्ट पनाही किए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर वो मजीद करेंगे, जैसे अब बाइडन ने भी पहले कहा मैं भी जू हूँ और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसके बाद अब ह्यूमैनिटेरियन एड पे वो भी आ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके इलेक्शन जो स्लोगन्स है वो बैकफायर कर जाएंगे। बाइडन इज ऑलरेडी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। यूरोप में भी आप देखिए कि जगह जगह बहुत बड़ी रैलीज निकल रही हैं फ़लस्तीन के हक में। उनकी हुकूमतें जो हैं उनको भी अब एहसास हो रहा है कि वो बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इस पर आवाज उठा रहे हैं। मुसलमानों की अगर बात की जाए तो एक अरसे से कत्ल-ए-आम का सिलसिला जारी है मुसलमानों पर। पहले 100-150 साल में मारा जा रहा था, उसके बाद 25 साल में, उसके बाद फिर हर 5 साल में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद हमने बोस्निया की वॉर में देखा मुसलमानों को मारा, उसके बाद रोहिंग्या में भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान की बात की
जी जी हिंदुस्तान वही स्ट्रैटेजी कश्मीर में करने की कर रही है कि उनके पूरे जो इलाका है उसके ऊपर काबिज हो जाए, काबिज हो जाए, और वो Not very पूरी different कश्मीर from की Israel जो जो कर रहे हैं। डेमोग्राफिकल सिचुएशन है उसको भी तब्दील कर रहे हैं। जो Exactly. खुसूसी दो एक्ट उसको थे बदल दें, 35A बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ भी 370 यही को हो रहा खत्म है। कर दिया और गया। मुसलमान- बहुत शुक्रिया वहाँ पे भी नाइला मुसलमानों के चौहान साथ यही साहिबा। सलूक किया जा रहा था और यहाँ पर भी यही हो रहा है, और भी मुसलमानों को मारा गया। लेकिन तारीख इस चीज़ को नहीं भूलेगी कि मुस्लिम उम्मा 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं जो कि बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। वो एक पानी की बोतल जो है ना वो फ़लस्तीन में उन बच्चों तक नहीं पहुंचा सके। तारीख ये लिखेगी। तो जी प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे, मजीद खबरें भी और मजीद स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिल वक्त शामिल करेंगे। ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासी हलचल की। तो इलेक्शन से पहले सियासी महाज गर्म हो चुका है, सियासी जमातों ने सब बंदी शुरू कर दी है, मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ ने 4 साल बाद नून लीग के मुशावरती इजलास की सरबराही की, जिसमें आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार की गई है और ये फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे और हलीफ सियासी जमातों से मुलाकात करेंगे। इजलास के बाद नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए बताया कि आज से नून लीग कौमी और सूबाई हलकों के लिए टिकट्स की दरखास्तें वसूल करना शुरू कर रही है और इंतखाबी मुहिम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड्स और इलेक्शन सेल का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। दूसरी जानिब अहम इतलात आ रही है कि जी इलेक्शन कमीशन आज इंतखाबात की हतमी तारीख का भी ऐलान करने जा रहा है। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पे तज्जिया ले लेते हैं और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। सर इलेक्शन की बात चल रही है, इलेक्शन से पहले इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। 4 साल बाद नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास की सरबराही की है। उनकी आइंदा दिनों हलीफ सियासी जमातों से भी मुलाकातों का सिलसिला है और मुल्क भर के दौरों का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। आइंदा इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ का क्या समझते हैं कि जो उन्होंने अपना स्लोगन होगा? बयानिया क्या होगा? वो बयानिया ये उन्होंने कहा है कि इंतकाम नहीं, सिर्फ खिदमत का बयानिया उन्होंने सामने लेके आए हैं। जबकि दूसरी जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि ये तो लाडले प्लस हैं, इनको तो रिलीफ दिया जा रहा है। तो लाडला प्लस है या नहीं ये भी बताएं। और बयानिया जो है उनका इंतकाम नहीं, सिर्फ वो क्या कहते हैं मार नहीं सिर्फ प्यार, ये वाला उन्होंने अपना बयानिया सामने दिया है। कैसा देख रहे हैं आप इस बयानिया? ये जब एग्जाइल में थे तो मेरी तो रेगुलर इनसे मुलाकात होती थी लंदन में, तो वहां भी यही कहते थे कि देखो जो मेरे साथ हुआ है मैंने माफ कर दिया है, मैं आगे चलूं। अच्छा। तो आज भी आई थिंक ये जो इनके साथ हुआ, पॉलिटिकल केसेस जो बनाए गए हैं, तो वो कह रहे हैं माफ करो, आगे चलो। चले, अच्छी चीज है ये। मैं तो कहता हूँ सारों के साथ चलो, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा आ गया है कि हम इतने डिप्रेशन में हैं कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और कल इस पे मैं आता हूँ नवाज शरीफ पर, लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है बहुत अच्छी बात की। वो जो परसों जो ये लम्स में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग, ग्रेट इंटरेक्शन। और कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया और उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया उनको वक्त पर जी बिल्कुल के आने सवाल से। हाँ, and which I thought okay, he's a caretaker prime minister, but he still spoke very well. He said ये open है और एक पार्टी के मुतालिक भी उन्होंने कहा किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आए इलेक्शन लड़े। So that was a great breath of fresh air. अब नवाज शरीफ पे जब हम आते हैं तो नवाज शरीफ आपको पता है कि 4 साल बाहर रहे हैं और ये जो अब सियासी सरगर्मियां हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पार्टी ने वो काम नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। 16 महीने के इन पे बिल्कुल बेशक तनकीद आई है, लेकिन बाकी भी तो साथ थे ना जी। अब बाकी सेपरेट हो गए। अब जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया लाडला तो सीधे कोई ना कोई तो होता है और वो लाडला होता है, फिर वो पूरा 5 साल इनको तो लाडला प्लस कहा जा रहा है। और उसके बाद लाडला इनसे पहले वाला तो ये प्लस तो ये पता है दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर पॉलिटिक्स। हमने उस नजर से देखना है। हाँ बिल्कुल, उनका कोई भी पार्टी हो, पहले ये पीडीएम में थे, आज वो लाडला तो छोड़ो, वो अब तो कह रहे सिलेक्ट है, तो जो कि ये पहलों को कह रहे थे सिलेक्ट है। तो अब जिस सिलेक्शन का जो ये एक तमगा है ये कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। बट हैविंग सेड सो, ये वक्त वो नहीं है कि एक दूसरे पे सिंपली बिकॉज आई वांट टू कम इनटू पावर, बिल्कुल जो मर्जी जिसको वोट मिले आओ, फेयर एंड फ्री वोट आओ। और उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जीत गए तो आप काम ना करें, झंडे की गाड़ी चलाएं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट नवाज शरीफ इज ट्राइंग टू टेल कि ही वांट्स टू मूव अहेड। आप इस सारी ओवरऑल सिचुएशन को और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को कैसे असेस कर रहे हैं? नून लीगी हलकों से भी ऑब्वियसली आप राब्ते में होंगे, कोई अंदर की खबर इस हवाले से
कि नवाज शरीफ साहब अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीख गए और अब जो नवाज शरीफ हमारे सामने हैं ये बिल्कुल एक नए नवाज शरीफ नजर आएंगे? अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ की माजी से गलतियों से, ये मैं कहूंगा कि इनके जो कारकुन हैं जो गलतियां नीचे करते हैं, ब्लेम तो नवाज शरीफ को होता है, इनको ठीक होना है। हमेशा कोई भी हम इमीडिएटली वो कर देते हैं जी, बेनजीर, ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और वो दूसरे चेयरमैन पीटीआई एंड ऑल दैट, इमरान खान। द थिंग इज, आप इनको ना देखो, आप नीचे जो आपकी टीयर चल रही है, काम तो आपका और मेरा, इंटरेक्शन तो इन लोगों के साहब वो साथ। कथा कलामी के लिए माजरत, आपने जो बात की इस हवाले से, नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें वो अवाम कह रही है जी कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो कह रहे हैं एक बार बढ़ाया था कदम, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो ये वाकई जो उनके साथी हैं उनकी तरफ से हमेशा कोई गलती हो जाती है। ये ड्यूक स्ट्रीट पे हम बैठे थे सारे, मुस्तफा खर और आई थिंक नजम सेठी भी थे, तो हम सारे वो बैठे हुए, तो यही बात हुई जो अभी आपने की कि जी नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। कहता जी मैंने तो कदम बढ़ाया तो पीछे देखा बंदा ही कोई नहीं। तो कहता अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा। सो बेसिकली आई थिंक ही इज लर्नड अ लेसन। ये हमारी अवाम भी ऐसी है और हमारे लीडर्स भी ऐसी हैं सारे। द थिंग इज, हम सियासी नजरिए पे नहीं चलते, हम लुटोलॉजी पे चलते हैं। ये लोटा सिस्टम होता है। अभी आपने शुरू में कहा ना कि सियासी सरगर्मियां हो गई, ये जितने फेंस बैठे थे, अब इनको इशारा हो गया है, इनको कोई इंडिकेटर कहीं से हो गया है कि हाँ जी अच्छा नवाज शरीफ आएंगे, अब ये सारे नवाज शरीफ की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ ने मुशाफते शुरू कर दी, जो कि बाकी भी करेंगे। अब एक दूसरे को ये वो करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह आसिफ जरदारी ने कल कहा, हाँ जी हम मिल के हम हुकूमत बनाएंगे। और भाई पहले भी तो आप हुकूमत में थे, आज क्या आप नहीं बना लेंगे? आप क्या इकोनॉमी को राउंड कर लेंगे? सो ये बड़ी एक कठिन वक्त है। इलेक्शन की जो तैयारियां वो सिर्फ नून लीग की जानिब से की जा रही हैं, और अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपने जिक्र किया, पीटीआई की बात की जाए, तो वो इस बात पर नाला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील सेट हो चुकी हुई है और ये इनको कोई ना कोई आगे से सीट दे दी गई है, यानी चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर ये चीज़ भी कही जा रही है। तो ये जितने खदशात हैं या इल्ज़ामात हैं इन दोनों पार्टीज के, आप समझते हैं वो दुरुस्त है? देखिए, उनको डील ऐसी कोई नहीं हुई है, लेकिन ढील मिल गई है। डील कोई नहीं, ये ढील मिली है और ढील के अंदर ये सारा काम हो रहा है, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी। अगर तो आपने कानून को बिल्कुल ही आप कह लो ना बिल्कुल खत्म कर देना है, तो फिर आप अल्लाह हाफिज कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने पाकिस्तान को पहले देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देखना है, और उसके बाद ये जो हम जो मैनूवरिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। आपको मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक आदमी आर्थर बैलफल ने 1917 में एक ऐसा गलत स्टेप उठाया था कि उसने ज़ायनिस्ट स्टेट ऑफ इजराइल दिया, आज तक हम भुगत रहे। सिरिल रैटक्लिफ ने डिमार्केशन और जो आपने की थी, आज तक हम उसका भी वो भुगत रहे हैं सारा। तो आप ये द अनटोल्ड स्टोरी, द अनफिनिश्ड स्टोरी, आई थिंक इसकी है एक बड़ा अच्छा राइटर है एलिस्टर लैम्ब। तो एलिस्टर लैम्ब की किताब पढ़े, आपको सब चीज पता चल जाएगी। सो आज की जो गलतियां हैं अगर हम करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का नुकसान है। नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो आएंगी जाएंगी, कोई नहीं बन जाएगी, कोई इधर आ जाएगी, बट पाकिस्तान हैज टू रिमेन नंबर 1 एंड दैट इज वेयर वी हैव टू सर्वाइव ऑन दैट लाइन। मीर साहब, इंतखाबात का हम जिक्र करते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इलेक्शन केस की समाअत होने जा रही है, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अहम समाअत से पहले ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की कोई हतमी तारीख का ऐलान करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है तो क्या लगता है आपको जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ही कोई ना कोई तारीख आ सकती है सामने? तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द डिले? आज जो कह रहे हैं कि जी 24 को हम करवा देंगे, डेडलाइन दे देंगे जनवरी की, और भाई अगर आपके पास एक फिगर हेड आ गया है, एक नंबर आ गया है, तो व्हाई कुडंट यू डू इट फॉर? द थिंग इज कि आप क्या किसी का इशारा वेट कर रहे हो, या आर यू इनकॉम्पिटेंट? मैं तो कहूंगा दे आर इनकॉम्पिटेंट। इशारा किसी को जरूरत नहीं। जब हम सब कहते हैं डेमोक्रेसी, तो देन वी हैव टू गो बाय द वर्ड ऑफ इट। सो इस लिहाज से आई थिंक कि इनकॉम्पिटेंस है इलेक्शन कमीशन की, जो जिसको पहले कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने जो 90 डेज का था उसको तो आपने साइड पे फेंक दिया। अब हम टांका पट्टी पे चल रहे हैं और एक लकूना ढूंढ रहे हैं कि कहां से कहां निकले। इलेक्शंस आर इमिनेंट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी, फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। केयर टेकर्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता।
ये तो हमारे, मैं इनको कहता हूँ ये टेम्पररी चौकीदार है। जो हमारा रियल चौकीदार आएगा वो इलेक्टेड नॉमिनी आएगा, ये नहीं आएगा। तो इस लिहाज से हमने देखना है कि आपने जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस करें, और आपने एक लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, फेयर एंड फ्री। और फेयर एंड, अगर आप मार्केट के अंदर चले जाएं, आपको एक पार्टी की पंजाब में बहुत जबरदस्त उसकी अहमियत नजर आ रही है, और उस अहमियत को काउंटर करने के लिए PMLN जो है वो डबल टाइम काम कर रही है, बिकॉज 16 महीने के अंदर अंडर फायर अगर कोई पार्टी आती है वो PMLN है, जो कि मेरी नजर में ठीक है। ये पूरी PDM शुड बी अंडर फायर होता है। सर क्विकली मैं जानना चाहूंगी, वक्त थोड़ा कम है। पीपल्स पार्टी ने खबरदार किया कि अगर चेयरमैन PTI ना हुए और PTI अगर इसमें, चेयरमैन PTI नहीं, अगर PTI इलेक्शन में ना हुई तो ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। क्या लगता है अगर चेयरमैन PTI इलेक्शन का हिस्सा ना हुए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कबूल करेगी? देखो PTI, अगर तो हम अपने आप को वो कबूतर की तरह सिर के कंबल के नीचे ले लें तो इस तरह करेगा। PTI की मकबूलियत है, PTI का एक है, PTI इज अ पॉपुलर पार्टी, ठीक है, फॉर वन रीजन, एक धचका लगा है, बट दैट डजंट मीन द एंटायर PTI इज अ बैड पार्टी। वो भी हमारे में से ही है, हम भी उनमें से ही हैं। तो उनका एक अपना ओपिनियन है, लेकिन वो 9 मई जो है उसको हम सब कंडेम करते हैं, इनफैक्ट वो भी करते हैं। But the question is कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, it doesn't matter, जो भी हो, अगर आप उसको एक फेयर एंड फ्री नहीं देंगे तो याद रखें ये इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया तो पीजे मीर साहब, आपने बड़े ही अहम नुक्ता ये बयान किया और सिचुएशन ज़्यादा वाज़ेह होगी। एंड फेयर इलेक्शंस के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो पुरअमन सियासी जमातें हैं, जो आइन पर यकीन रखती हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। तो जी यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक। आपने कहीं जाना नहीं और हमारे हैं नए सेगमेंट के साथ, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती खूबसूरती से नवाजा है। कुदरती हुस्न यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर माजी में अजीम शान रिहायशी इमारतें और इबादत गाहें बनाई गई। ये इमारतें जहाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, वहीं अपना कीमती विरसा भी रखती हैं। इन्हीं में से एक इमारत कटास राज है, जो कटास राज मंदिर के नाम से मशहूर है, जो सदियों से हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए मरकज़े निगाह बनी हुई है। यहाँ हिंदुओं का ये दूसरा बड़ा मजहबी मकाम है, जहाँ वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। ये तारीखी इमारत सतह समंदर से 2200 फीट बुलंद चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह से 4 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़या है, और कटास राज की तारीख 5000 साल पुरानी बताई जा रही है। इसका जिक्र महाभारत में भी है, और तारीख की कदीम तरीन किताबों में बताया जाता है कि जब शिव भगवान की बीवी का इंतकाल हुआ था तो वो शिद्दत गम से निढाल हो गए थे, और उसके बाद वो बहुत रोया, जिससे उसके आंसू गिरे और वो 2 तालाब बन गए। इनमें से एक इंडिया के इलाके में है और दूसरा कटाज राज के मकाम पर। जी बिल्कुल, और कटास राज मंदिर में और भी बहुत सी जगह हैं, विजुअल्स आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मगर इसकी पहचान ये तालाब ही है जो 2 कनाल के रकबे पर फैला हुआ है। कटास राज में सिर्फ 1-2 मंदिर या इमारत नहीं है, बल्कि बहुत सी छोटी छोटी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो इमारतें हैं वो चूने और पत्थर से बनाई गई हैं। कटास राज में माजी बैद में जनूबी एशिया की वाहिद यूनिवर्सिटी कायम थी, जहाँ पर खुसूसन संस्कृत की तालीम दी जाती थी, और मशहूर मुसलमान साइंसदान अल बैरूनी भी यहाँ पर 2 साल तक संस्कृत की तालीम सीखते रहे। सतघरा के मंदिर भी कटास राज की एक इंतहाई अहम और कदीम इमारत है। जब पांडव बरादरान यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर 7 मंदिर तामीर किए थे, जिनको सतघरा कहा जाता है। इसके अलावा 5 मीटर बुलंद बुद्धिस्ट स्टूपा भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर शिव, राम और हनुमान के मंदिर भी मौजूद हैं। तो कौमी विरसा है ये पाकिस्तान का, और फिर इंटरफेथ हारमोनी की बड़ी ही बेहतरीन मिसाल है, जीता जागता सबूत है। और ये ऐसे मकामात हैं पाकिस्तान में जहाँ से पाकिस्तान ना सिर्फ जो हमारी यहाँ पर अक़लियतें हैं उनको उनकी मजहबी आज़ादी के तहत इबादत करने की इजाज़त दे रहा है, बल्कि यहाँ से अगर हम इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट देखें और इसको अगर वेल मेंटेन किया जाए, इसको प्रिजर्व करके रखा जाए, तो रेवेन्यू बहुत बड़ी तादाद में जनरेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली, और बड़ा खूबसूरत ये मकाम है और दिखाया भी जा रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर। आपने विजिट किया इसको? मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने इसको देखा और उसके बारे में रिसर्च की है। तो बहुत पाकिस्तान के बड़ी तादाद में जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो यहाँ पर जाते हैं, और चूँकि उनके लिए ये एक उनकी बड़ी इबादत गाह है, वो वहाँ पर जाकर उसकी पूजा करते हैं।
और जैसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया वैसे गया है। शहरबानो थोड़ा सा डेल्मा भी है क्योंकि मैंने एक बार विजिट किया हुआ ये। अच्छा। यहाँ पर बहुत सा काम होने वाला है। हमारी जो हुकूमत है बिलखसूस जो केयरटेकर सेटअप है उनमें चूंकि जो टूरिज्म वाला मामला है वो मेरे ख्याल से गालिबन वसी शाह साहब देख रहे हैं और वो खुद भी एक शायर हैं। महकमा सारे कदीमा को इन चीज़ों को ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। और शायर से मुझे याद है यहाँ बैठकर तो शायरी वैसे ही ज़्यादा ही नाजिल होती होगी मेरे ख्याल से। और उसके अलावा ये है मतलब कहा कि यह जाता है कि जो शायर लोग होते हैं वो बड़े सेंसिटिव, बड़े हसास होते हैं और दे नो दी वैल्यू ऑफ दिस प्लेस स्पेशली। और वैसे सभी को पता है कि जी कितनी अहम जगह है। किसी के लिए तो ऑब्वियसली ये एक मुकद्दस जगह है जो इस मजहब के मानने वाले हैं उनके लिए एहतराम करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर इसको टूरिज्म के हवाले से जो मैं देखता हूँ अक्सर कि अगर इस चीज़ को, इस इमारत को बिलखसूस वेल मेंटेन किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उसकी असल हालत में बहाल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन हम बड़े सयाहों को खींच सकते हैं पूरी दुनिया से। इस चीज़ की गवाही है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को कितनी इज्जत दी जाती है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है माइनॉरिटीज़ का। और पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर एक तो कुछ लोगों के लिए लाइक उन जिनके मजहब से ये मुताल्लिक जगह है उनके लिए तो ये इबादत गाह है, वो वहाँ पर जाकर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे लिए ये टूरिस्ट मकाम भी है। बाबा कौम कायदे आज़म की जानिब से एक बड़ी मशहूर तकरीर की गई थी जिसमें वाज़े तौर पर उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी अपनी इबादत गाहों पर जाकर इबादत कर सकते हैं, उन्हें प्रॉपर आज़ादी हासिल है। और आज़ादी का कॉन्सेप्ट जो है वो कायदे आज़म की जानिब से समझाया गया था कि कोई भी पाकिस्तान में रहेगा वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी दी जाएगी। अभी वक्त है ब्रेक का, आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुरह पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुरह पाकिस्तान। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं। 1947 में आज ही के दिन गिलगित की मकामी फोर्स गिलगित स्काउट्स ने फौजी बगावत के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह की तरफ से गिलगित में मुतय्यन गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिरफ्तार किया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, जी मुलाहिजा कीजिए। आज गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह की तरफ से गिलगित में मुतय्यन गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को मकामी फोर्स गिलगित स्काउट्स ने फौजी बगावत के जरिए गिरफ्तार किया, जिसके साथ ही गिलगित में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और जमहूरिया गिलगित के नाम से एक आज़ाद रियासत का कयाम अमल में आया, जिसके राजा शाह रईस खान सदर और कर्नल मिर्जा हसन खान फौजी सरबराह मुकर्रर हुए। 15 रोज बाद गिलगित के अवाम ने इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। हुंजा और नगर दोनों रियासतों के सरबराहों ने भी कायदे आज़म के साथ बाकायदा इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करके अवामी जज्बात और ख्वाहिशात की अमली तौसीक कर दी। ये गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का पहला मरहला था, जिसके बाद बल्तिस्तान में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। कमोबेश 6 माह की खूनरेज जंग के बाद 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान का इलाका डोगरा इस्तबदाद के जंगल से आज़ाद हुआ। इस जंग में गिलगित स्काउट 6th जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री के मुसलमान फौजी, बल्तिस्तान के अवाम और चित्राल स्काउट्स ने यकजान होकर जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया वो दुनिया की अस्करी तारीख का सुनहरा बाब है। ये तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और यकीनन आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है, उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और जो मकामी बशिंदे होते हैं, बिलखसूस जो नौजवान नस्ल होती है, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त भी डोगरा राज से जब आज़ादी हासिल की तो एक बड़ी तादाद में जो जान की कुर्बानी थी वो दी जो नौजवान नस्ल है बिलखसूस उन्होंने, और उसके बाद कहीं जाके ये आज़ादी हासिल हुई है। लेकिन साथ ही साथ सकाफती एतबार से भी गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी अहमियत है। उसके जो पुरफज़ा मकामात हैं, खूबसूरती में गिलगित बल्तिस्तान बड़ी खूबसूरत घूमने फिरने वाली जगह है। आप गई हैं शहरबानो गिलगित? हाँ बिल्कुल गई हूँ। और गिलगित जो भी जाता है वो गिलगिती जो कैप है कैप वो जरूर पहन के तस्वीरें जरूर बनाता है, और आई एम श्योर आपने भी पहनी होगी। हाँ जी, मेरे पास पड़ी हुई है, वो किसी दिन अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, बड़ी खूबसूरत फोटो है। आज दिखाना चाहिए था आपको।
हाँ वैसे आज दिखानी चाहिए थी। चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा हम पहन के आ जाएंगे, सेट पर पहन के आ जाएंगे। हाँ वैसे आज पहन के बैठना आपने चाहिए वैसे था। गिलगित की पार्लियामेंट देखी है, उनकी जो नहीं, बिल्डिंग है हमारे? पार्लियामेंट बाहर से देखी है, अंदर जाकर तो खैर मैंने नहीं देखी, अच्छा। लेकिन वो जो जो उसके रोड है। सराउंडिंग्स हैं वो हाँ, बहुत खूबसूरत है। very beautiful। बिल्कुल, और वहाँ के जो मकामात हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, और सकाफती टोपी जो जिसको कहते हैं वो लोग, और वो पहन के फिरते हैं, और वो उसको आई थिंक वो जो ऊपर उनका क्या क्राउन, हाँ, उसको crown क्राउन होता है, कहते हैं वो, और उसको बड़ा इज्जत और तकरीम का मकाम है उस कैप के क्राउन को। और ये उनकी वैसे उनका ना एक अपना स्पेशल सकाफती रक्स भी है, कभी आपने वो देखे? बहुत क्लासी है। हाँ, वो बड़ा और उनका एक म्यूजिक मुझे बहुत जबरदस्त स्टाइल पसंद है है, उनका। बहुत जबरदस्त। और अगर मैंने तो कोशिश भी की थी वो वाला रक्स थोड़ा सीखने की, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा हमारे वैसे लिए। उसमें ना मुमासलत है थोड़ी सी। हाँ। उस वो जो गिलगित का जो सकाफती रक्स है जो वहाँ पर अमूमी तौर पर शादी ब्याह के कश्मीरियों के साथ। त्योहारों में और खुशियों में मनाया जाता है, मैंने देखा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, हाँ। ये जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, वहाँ वो पे भी मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते कुछ ना, कश्मीरियों का रक्स भी मुझे उनसे बड़ा मिलता लगता ऑब्वियसली हो सकता है है जी। मुमासलत तो होती है फिर हर जगह पे। पहाड़ों और की हम वादियाँ ये। चूंकि सकाफत का जिक्र कर रहे हैं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगिती टोपी का जिक्र ना करें तो ये कैसे हो सकता है? वैसे तो थोड़ा थोड़ा हमने जिक्र किया भी है, लेकिन इस पे एक इन डिटेल हमने रिपोर्ट भी तैयार की है कि जो मुनफरिद टोपी है उस पर एक लगा ताज है जो जीबी के बासियों के लिए इज्जत और तकरीम का बायस होता है, और पहाड़ों की वादी की तरफ सफर करने वाले सयाह भी यहाँ की टोपी खरीद कर अपने साथ जरूर लेकर जाते हैं। एग्जैक्ट। तो आइए देख लेते हैं। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान की टोपी मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होती है, लेकिन सफ़ेद रंग की टोपी और उस पर लगे ताज की वजह से मकामी टोपी बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद नजर आती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस टोपी को अपनी शान और इज्जत समझते हैं। सफ़ेद टोपी अमन की अलामत होती है और इस पर लगा ताज बुलंदो वाला वादियों में रहने वाले बासियों की मकाम व मंजिलत को जाहिर करता है। सफ़ेद टोपी और ताज ज़्यादातर तकरीबात और शादियों में दूल्हे को पहनाई जाती है, लेकिन सर्दियों में हर उम्र के अफराद इस टोपी को पहनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की टोपी यहाँ की रिवायत को जाहिर करती है, सकाफत को जाहिर करती है, कल्चरल टोपी है। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें सारे पहनते हैं। इस वजह से जो टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट जो आते हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं, पहनते भी हैं और अपने साथ लेके जाते भी हैं। मकामी टोपी के मुख्तलिफ रंग हैं। काला, सफ़ेद, भूरा रंग ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गिलगित बल्तिस्तान की टोपी का रंग और बनावट यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती को चार चांद लगाने में मदद देती है। टोपी को मादूम होने से बचाने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। बशारत हुसैन, सुनो पाकिस्तान, गिलगित। वाह वाह वाह। वाह 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 जी, हमारे नुमाइंदे हैं बिशारत हुसैन, और उन्होंने ये बड़ी बड़ी ही खूबसूरत उनकी खूबसूरत काविश, रिपोर्ट। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। और गिलगिती टोपी जो है अब तो वो हर जगह ही फेमस है। हर जगह फेमस है और मिल भी जाती है अब तो हर जगह से। और मोस्टली जो बच्चे जब पहनते हैं, और आप गिलगित जब आप गए हैं, हमने हाँ, बच्चे वो देखे, गिलगित के जो बच्चे कितने हैं बड़े बड़े क्यूट लगते हैं वो बच्चे, उनके बहुत गाल जो होते हैं लाल लाल रेड चीक्स, एप्पल 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 की तरह। अच्छा, मैं जब गया ना, मैंने जब विजिट किया लास्ट ईयर तो हुंजा, मैंने वहाँ पर एक और चीज़ नोटिस की है जो गिलगित का, एक तो लिटरेसी रेट उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो काफ़ी हाई है। हाँ। दूसरा, वहाँ पे विमेन इमेंसिपेशन जो है वो सही मानों में मैंने देखी। वहाँ के कई कैफेज और वहाँ की जो कई रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हमने फीमेल्स को देखा वर्क करते हुए। बिल्कुल। अच्छा। और उन बड़े ही मेहमान नवाज लोग, हाँ। बड़ा जबरदस्त उनका अंदाज मुलाकात करने का, और लगा ही नहीं कि हम लोग Hospitality तो end है। और जगह पे हॉस्पिटैलिटी में बिल्कुल। और हम लोग एक जिस रेस्टोरेंट में गए और दो खवातीन थी जो उस रेस्टोरेंट को रन कर रही थी, उन्होंने स्पेशली हम लोगों को बतौर तोहफा ये गिलगित की टोपी दी। वाह। और साथ साथ जब हम लोगों ने उनके मेन्यू से कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा जी कि आप कहाँ से हैं? हमने कहा जी लाहौर से हैं। उन्होंने कहा जी ये छोड़े आप, क्योंकि वो था वो कढ़ाई और वो जिस तरह से एक रिवायती खाना होता है वो हमारा था। खाना खाएं। उन्होंने कहा जी हम आपको स्पेशलिटी खिलाते हैं, हमारे पास जो गिलगित की यहाँ की जो खसूस डिशेज हैं वो खिलाते हैं। कैसे अब लायक तो था? मुझे तो उनके कुछ नाम भी भूल गए, लेकिन वो बड़ी बड़ी खूबसूरत जो वहाँ पे थी, एक छप शुरू मुझे याद है, छप शुरू मैंने खाया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने खाया कभी छप शुरू? नहीं, स्वीट है ये। नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ पिज्जा। ओके। बीफ कीमे से बनता है। हाँ, और वो तो ये तो बड़ा yummy होगा। बड़ी वो हो अमेजिंग अमेजिंग। वो क्या छप बात शुरू उन्होंने खिलाया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपनी नेटिव जो वहाँ पर क्योंकि ड्राई फ्रूट वो एप्रिकॉट और ये वो
उसकी उन्होंने ना आसान सॉसेस बनता है। बनाए हुए थे और साथ उन्होंने हमें बना के दिए पैनकेक्स। वाह उसके ऊपर उन्होंने वो सॉसेस डाली, तो क्या मेरा तो यादगार टूर था। क्या बात है। आपने जैसे बताया, मुझे लग रहा है मुझे भी वहां जाकर ना वो छब शोरो जरूर खाना छब शोरो चाहिए। जरूर खाएं। और इसके साथ साथ वो हाँ। कैप पहन के छब शोरो खाते हुए मैं कैप आपके साथ पहन के पिक्चर शेयर छब करूंगी। शोरो खाएं गिलगित हाँ, के लेकिन अब पता नहीं मुझे वो खूबसूरत जगह पे वाली खड़े होके। खवातीन मिलती है नहीं मिलती, मुझे वो फ्री खाना देती है नहीं, हर जगह से मिल जाएगा वो आपको। लेकिन एक चीज जो हम गलती करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम वहाँ पर अपने ही खाने को ढूंढते हैं। मुझे लगता है वहाँ पर हाँ। जाकर उनकी जो स्पेशल डिशेज है ना, उसको ट्राई करना चाहिए। मजा ही उससे तब है ना, आपको- फिर हाँ। पता चलता है आपने टूर किया किसी जगह का, और फिर आप सही मानों में क्लेम भी कर सकते हैं कि हाँ जी मैं फलां शहर गया हूँ। और मैंने वहाँ का खाना भी खाया और खाना मैंने भी वहाँ की खाया। सकाफत में भी हिस्सा लिया है। और वहाँ पे जो जब इनकी शादियाँ होती हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, वो आपने कभी वो इवेंट देखा है? मैं बिल्कुल। ये तो नहीं कहूंगी कि आपने अटेंड किया, ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल वो इवेंट देखा है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े करीबी दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़ते थे, जो गिलगित बल्तिस्तान से हैं। उन्होंने कई बार इनविटेशन मैं दिया भी है। यूनिवर्सिटी का ही जिक्र करने लगी थी। आप भी थ्रू यूनिवर्सिटी ही वहाँ गई? हाँ बिल्कुल। और वो उनकी जो शादी का जो इवेंट है वो बहुत डिफरेंट होता है और बड़ा मज़ा आता है। और म्यूज़िक बड़ा डिफरेंट, और उनका खाना बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी ज़्यादा मिकदार में लगता है। अब यानी बुफे ही समझ लें आप, हम लोग लेकिन तो डिश एक होती पूरा है। गिलगित बल्तिस्तान एक्सप्लोर करने बैठ गए हैं जी। बहरहाल बात ये थी कि उनकी आज आज़ादी का दिन है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। बिल्कुल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं कि कैंसर दुनिया भर में तेज़ी से फैलने वाला एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है, मगर वो काफ़ी तवील और तकलीफदेह होता है। मगर अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक 14 साला बच्चे ने ऐसा साबुन तैयार किया है जो जिल्द के कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो सकता है। 14 साला लड़के हेमन बेकले ने ये साबुन तैयार करके अमेरिका के टॉप नौजवान साइंसदान का अवार्ड अपने नाम किया है। जिल्द का कैंसर दुनिया भर में बहुत आम है और सिर्फ अमेरिका में हर साल 1 लाख अफराद इसकी तशखीस जो है इस मर्ज कर की उनमें पाते हैं। होती है, जबकि 8000 मरीज हलाक हो जाते हैं। ठीक है। और रियासत वर्जीनिया के इलाके से ये जो बच्चा है इसका ताल्लुक रखता बताया जा रहा है और 9वीं जमात का ये तालिब इल्म है और इसने 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज में अपने साबुन को जमा करवाया और वीडियो में कहा कि एक साबुन से कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकता है। मैं हमेशा से बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखता हूँ और इस मुकाबले से मुझे अपने ख्यालात के इजहार का बेहतरीन मौका मिला। ये साबुन ऐसे एजाज़ से तैयार किया गया है जो इंसानी जल्द में ऐसे खुलियात को मुतहरिक करते हैं जो कैंसर से मुतासिर खुलियात का मुकाबला करते हैं। और ये जो बच्चा है ये 4 साल की उम्र में अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में मुकीम था और उसके बाद जहाँ लोग सूरज की तेज़ रोशनी में काम करते हैं और वहाँ जल्द का कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत आम है। तो सॉरी, बड़ी ही अच्छी ये काविश है जी, और हमारी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हेमन बेकले को कि नो डाउट आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है, उसमें बड़ी ही कमाल किस्म की चीज़ आपने इन्वेंट की है। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ अब वाकई अपना असर दिखाए और ये साबुन जो जिल्द के अमराज मुब्तला हैं और बिलखसूस जो लोग कैंसर जैसे शदीद मर्ज में मुब्तला हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दे। और तालिब इल्म का ये भी कहना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इजाद है सिर्फ साइंसी लिहाज से ही बेहतरीन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अफराद इसकी रसाई हासिल कर सकें और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये साबुन को इस्तेमाल करें और कैंसर से महफूज रहें, कैंसर से बचें। और मतलब आप देखें कि इतना छोटा बच्चा और उसने अगर इस तरह की चीज़ अगर इजाद की है तो इट मीन्स के मजीद मामलात जो है बिल्कुल। और उनके अज़ाइम भी बड़े अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक साइंसी इजाद या किसी म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उस बच्चे की ये काविश है, उसकी ये कोशिश है, उसकी ये ख्वाहिश है हेमन बेकले की। वो ये कहते हैं कि इसको मैं एक आम प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ ताकि तमाम अफराद तक, आम अफराद तक इसकी रसाई हो, वो इसे खरीदें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी कैंसर की एक टाइप है मेलानोमा, उसके लिए ये काफी मौसर है, ज्यादा मौसर है। हाँ जी। और ये बच्चा जो है ये मोटिवेशन है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के बच्चों के लिए। और पाकिस्तान के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है, साइंस में भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हम तो रोजाना की बुनियाद पर वैसे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि जितना यंग टैलेंट है ना सिर्फ म्यूजिक में या एजुकेशन में बल्कि साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, और जो जदीद इन्वेंशंस हो रही हैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम लोग शेयर करें। और वैसे ही बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ये बड़ा ही हसीन इम्तजाज है जो हेमन ने करके दिखाया है। और अब साइंस की मेरा नहीं ख्याल कोई शाख ऐसी बची है कि जिसको मुनफरिद शाख के तौर पर ही ट्रीट किया जाए, बल्कि अब तो ऐसा हसीन इम्तजाज और अमेलगमेशन अब देखने को मिलती है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ इतनी कमाल तरीके से सिंक कर रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पूछना कुछ बड़ी तेज़ी के साथ हमें दुनिया में नमूदार होता नजर आता है। और ऐसे तामीराती नमूने सामने आ रहे हैं, दुनिया को हैरान कर देते हैं, दंग रह जाता है इंसान सोच के। अब ये
कभी सोचा भी नहीं था कि साबुन ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो हमें कैंसर से महफूज रखेगा बिल्कुल। और कैंसर की बीमारी से हमें बचाएगा। अक्सर मैंने ये सुना है कि कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं तो तिब में ये है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप रोज़ खाने में 1 चम्मच जो है वो आप सिरका ज़रूर खाएं। सिरका, हाँ, तो सिरके का इस्तेमाल करें। तो अब साइंटिफिकली अब इस चीज़ को देखा जा रहा है, तो साबुन हम भी किसी आ दिन एक चुके हैं। सेगमेंट करेंगे जिसमें आपको बतौर गेस्ट बिठाएंगे और आपके पास क्योंकि बड़े शानदार टोटके होते हैं तो हम उस सेगमेंट का नाम रखेंगे शहरबानों के टोटके। नहीं, तो हम लोग शहरबानों से भी इलाज पूछेंगे सारे नए नए। एक और मेरे ख्याल से खबर शेयर कर देनी चाहिए क्योंकि ये भी मंसूबा जो है बड़ा दंग करने वाला है। तो चीन का एक ऐसा मंसूबा है जिसने दंग कर दिया है कि तामीराती मंसूबा अक्सर दुनिया को दंग कर देता है। यहाँ पर अब एक ऐसा नया मंसूबा सामने आ रहा है जो देखने वालों को हैरान कर देगा। और देखने में ये एलियन स्पेसशिप लगता है, मगर ये जो है चेंगडू साइंस फिक्शन म्यूजियम है जो एक झील में तैरता हुआ आपको नजर आता है। और सुबह सिचुआन के सदर मकाम में तामीर होने वाला ये म्यूजियम हर जाविये से मुख्तलिफ नजर आता है और लोगों को गैर मामूली महसूस होता है। जी बिल्कुल, और डिजाइन दिखा भी रहे से हैं। ज्यादा दंग कर देने वाली हकीकत इसकी तामीर का दौरानिया बताया जा रहा है। सिडनी ओपरा हाउस से 3 गुना बड़ा ये म्यूजियम जितनी कम मुद्दत में तामीर किया गया वो हैरान कुन है। 59,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली इस इमारत को सिर्फ 12 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है और इस मंसूबे की तामीर और डिजाइन करने का अमल एक साथ शुरू हुआ और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। ये म्यूजियम चेंगडू के जिला पीडू, जिसको फ्यूचर सिटी बनाने के लिए बिल्कुल हिकमत अमली का बाकायदा आगाज किया गया है, ये उसी का एक मंसूबा है। अच्छा, देखने में तो ये बिल्कुल बोट या फिर कोई फ्यूचर शिप सिटी लग बनने रही जा है। रहा है भाई, फ्यूचर सिटी। क्या बात है। और ये बिल्कुल ऐसे ही पानी के ऊपर जो लगता है ऐसे कि बिल्कुल पानी के साथ भी टच नहीं कर रहा और पानी से फासले पर है। तो एग्जैक्टली इसके विजुअल्स देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहा हूँ, जैसे वो स्टार वॉर टाइप मूवी कोई देख रहे हैं जिसके अंदर ऐसे लग रहा है कोई स्पेसशिप, कोई एलियंस जो है वो आ गए हैं जमीन के ऊपर। तो जी चाइना वाकई किसी से पीछे नहीं है आगे और बढ़ता हम जा ये रहा है। उम्मीद करते हैं कि उनकी ये काविश रंग लाए जो फ्यूचर सिटी बनाने हाँ। जा रहे हैं वो पायदार मजबूत हो। अजराह तफन्नुन अगर हम बात करें, छोटा अच्छा, ये सा बनाया मजाक कैसे अगर हम होगा करें, अजीम कि ये पानी के साथ ऐसा लग रहा है टच भी नहीं हो रहा, यानी बोट जैसे होती है, बहरी जहाज जो होते नहीं मैं हैं, कह रहा हूँ शिप्स कि होती हैं। अगर हम मजाक में थोड़ा सा ये हाँ। बात करें तो हाँ। उसको थोड़ा आई एम श्योर कि ये बहुत पायदार भी होगा क्योंकि ज्यादातर ये डेफिनेटली कहा जाता है ना चाइना की चीज है तो पता नहीं कितनी देर चलेगी। म्यूजियम है, ये आइडिया इनको कहाँ से आया होगा कि हम ये स्टाइल करेंगे और फिर हम पानी के ऊपर ऐसा लगेगा देखने वाले को ये पानी के साथ टच भी नहीं हो रहा, हवा में मोहल्लक है, लेकिन इसके अंदर म्यूजियम लेकिन हम अपने नाज़रीन को एक और चीज बताएं जी कि आपको क्या लगा कि सिर्फ कोई और बच्चा ही कोई इजाद करेगा जिससे कोई नई चीज़ कोई सामने इलाज दरियाफ्त करेगा जैसे साबुन, या फिर कोई और मुल्क जैसे चीन जैसा मुल्क है वही फ्यूचर सिटी कोई तामीर हम भी करेगा। बड़ा कुछ कर लेते हम भी किसी से पीछे नहीं है भाईजान। हम Exactly. आपके साथ शेयर करेंगे कसूर की मशहूर सौगात और ये है कसूरी अंदरस से। वाह 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 वाह, अपनी उम्दा लज्जत और खस्ता जो इसका जायका है वो उसकी अपनी मिसाल ये आप ही हैं और मुनफरिद पहचान रखते हैं। बिल्कुल चीनी वाले गुड़ वाले खोए से तैयार। आप बिल्कुल ऐसे पढ़ खोए जैसे से आप बस में खड़े बस में चीनी खड़े और वाले आप गुड़ वाले खोए से तैयार होने वाली इस लजीज सौगात को हर शख्स ही पसंद करता है, सबकी मनपसंद है। और कसूरी अंदरसों के हवाले से कसूर फजल हुसैन भुट्टा बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बना के रिपोर्ट लाए। तैयार की है। तो फजल भुट्टा अगर आप हमें सुनेंगे और देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे, तो सुनो पाकिस्तान की टीम को जो है ना कसूरी अंदरस से जरूर खिलाएं भेजें, भी। हम ये खाना चाहेंगे। तो चले आपको भी दिखाते हैं। कसूरी अंदरसे अपने उम्दा जायके और लाजवाब लज्जत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। कसूर में 3 किस्म के अंदरसे तैयार किए जाते हैं जिनमें चीनी वाले, गुड़ वाले और खोए वाले अंदरसे शामिल हैं। कसूर की ये मशहूर सौगात है अंदरसे। जो लोग बाहर से आए वो अंदरसे कसूर के ज़रूर लेके जाता है। गुड़ वाले भी होते हैं, चीनी वाले भी होते हैं और खोए वाले भी होते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं। खोए वाले सॉफ्ट होते हैं, चीनी वाले और गुड़ वाले ज़रा क्रिस्पी होते हैं। कसूरी अंदरस से चावलों के आटे को चीनी और गुड़ के शीरे को रिवायती अंदाज में मिक्स करके काफी वक्त के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर उसकी टिक्कियां बनाकर गरम गरम घी में फ्राई किया जाता है। बाहर से जब भी लोग हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी सबसे पहली फरमाइश ये होती है कि उनको अंदर से खिलाए भी जाएं और साथ में उनको ले जाने के लिए भी पैक करके दिए जाएं। और ये मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ की ये बहुत मशहूर सौगात है। बाबा बुल्ले शाह की नगरी की मशहूर सौगात को खस्ता होने की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। कसूरी अंदरसों को शहरी खुद भी खाते हैं और दोस्त अहबाब के लिए बतौर तोहफा भी लेकर जाते हैं। कसूर के अंदरसे जो है ना बड़े शानदार और बड़े टेस्टी होते हैं। घर वालों ने स्पेशली फ़ोन किया था कि आते हुए कसूरी अंदरसे लेकर आना, नहीं तो घर मत आना। अब मैं खा भी रहा हूँ
और इंशाल्लाह घर भी लेके जाऊँगा। तो सूरी अंदरसों का वाकई कोई जवाब नहीं है। अंदरसे यूं तो हर मौसम में शहरी खाना पसंद करते हैं, मगर सर्दी के मौसम में अगर चाय के साथ गरम गरम अंदरसे भी हों तो चाय का मजा ही दोबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ फजल हुसैन भुट्टा, सुनो न्यूज़ कसूर। क्या कहने कसूरी अंदरसों के, भूख लग गई और देखकर भूख भी लग गई, और ऊपर जो तिल लगे हुए थे और जैसे गर्मा गर्म दिखाई जा रहे थे, मुंह में पानी आ चुका है। तो मुझे बताएं अजीम, फिर चीनी वाले खाने गुड़ वाले? यार गुड़ वाले खिला दें मुझे। हाँ, क्योंकि चीनी थोड़ा अवॉइड ही की जब कसूर जाए। गई मैं आपके लिए ये अंदरसे जरूर लेके आऊंगी। बिल्कुल। और आपको मैं एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। वैसे जी, मेरे जी। साथ एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ अंदरसों को लेकर। पहली बार जब मैं कसूर गया, नहीं पहली बार तो नहीं गया, बड़ी दफा कसूर गया हूं वैसे, लेकिन जब पहली बार मेरी अंदरसों पर नजर पड़ी, एक दुकान थी, इस पर लिखा हुआ थी लजीजा अंदरसे। तो मैं पढ़ रहा था कि ये लजीजा अंदर से। मैंने कहा ये अंदर से लजीज क्या है? मैंने वो दुकान वाले भाई साहब को बोला, मैंने कहा आप क्या बेच रहे हैं जो अंदर से लजीज है? उन्होंने कहा कि हम अंदर बैठ के इसकी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है अंदरसे। और मैंने अभी देखा इसके ऊपर स्माइलियां भी बनी हुई हैं, 2 आईज एंड स्माइली, देखे हैं? इमोजीज बनी हुई हैं। Emojis। मुझे लगता है ये जो इमोज का और इमोजीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अंदरसों को देखकर आया था, है ना? अब मुझे लगता है ऐसे। और ये अंदर से बड़े लजीज होते हैं वैसे। मैं बाकी अच्छा, आपको मैंने सच्ची नहीं बात कभी बताऊं, खाए, कैसे होता है? वेरी डिलीशियस। ये जैसे वो होते हैं ना मीठे पकौड़े Dessert? टाइप। हाँ, ये लेकिन ये बहुत सॉफ्ट, मतलब लेकिन बड़े खस्ता पाकिस्तान होते में हैं। मैं एक चीज देखती हूँ, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर, और हम अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करते हैं कि डिफरेंट डेजर्ट्स यहाँ पर मौजूद। हाँ जी, यानी कि हम तो कुछ पैक डेजर्ट है, वही अपनी किसी सिर्फ खुशी मिठाई? पर बनाते हैं, जिसमें मिठाई हो गई, खीर हो गई। आपने क्या याद गाजर का करा दिया हलवा हो मुझे। गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है बिकॉज बचपन में हमारी दादी और बड़े बुजुर्ग इस तरह की अंदर किस्से से सुनाते हैं बनाती घर में। नहीं, अंदर से नहीं, बालूशाही एक बड़ी मशहूर बालूशाही मिठाई है। मैंने बालूशाही वाले कपड़े पहने। हम कोशिश करेंगे कि आपको मेरे उस पे कपड़ों से भी तो याद नहीं पैकेज है। नहीं वो आपने भी जिक्र किया ना मीठे हाँ, का, बालूशाही भी बहुत मजे की सौगात होती जो है, होती है हमारे यहाँ पे बड़ी। और वो हमारे ये होता था कि जी वो गांव की जो पीले, शादियां थी, आजकल बड़ा ट्रेंड भी चला हुआ है पीले लड्डू वाला, मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू, वो भी। बालूशाही को तो ये होता था कि घर में बनाई जाती थी। अच्छा। जब भी गांव में देहात वाली साइड पे घरों में जब शादियां होती थी तो घर की जो खवातीन, बुजुर्ग खवातीन होती थी या जो एक्सपर्ट होती थी, इतनी मर्जी वो कोशिश बालूशाही करें, मुझे बनाते एक थे। अंदाजा हो गया है, बहुत पुराने हैं आप। मैंने तो यार, अपनी बालूशाही बनते हुए सकाफत से नहीं देखी। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि जी आप पुराने हैं, ये बस अब गेस्ट मैंने लगाने की बात बालूशाही है। बनते हुए नहीं देखी, मैं तो मेरे दौर में तो बाद में ही कहीं आई होगी। आप बहुत पुराने हैं, मुझे नहीं, अगर आप देहात से अगर ताल्लुक है और ना, अगर आप देहात जाएं definitely मेरा देहात से तो ताल्लुक। बालूशाही आप बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। अच्छा। पाकिस्तान अब शहरों में पता नहीं इसका कॉन्सेप्ट है कि नहीं, क्योंकि शहर में तो लॉन्ग टाइम के मुझे मुझे बालूशाही मोतीचूर मिली के हो। लड्डू बहुत पसंद है, पीले लड्डू जो मैं कहती हूँ उनको, और ये इंटरनेट पे भी बड़ा ये वायरल हुआ हुआ है, पीले लड्डू पीले लड्डू। हाँ, पीले लड्डू। ये हमारी के कलर आजकल का की जो नई ड्रेस। नस्ल आ रही है, नहीं इन्होंने हर चीज का नाम बिगाड़ दिया। ये पीले लड्डू हो गए, जो मोतीचूर के लड्डू थे। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, कसूर से मुझे एक और चीज याद है, कसूरी मछली भी बहुत टेस्टी होती है। जब आप कसूर जाएं तो फलूदा भी खाइएगा अदरसों के कसूर साथ। के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि कसूर का कसूर क्या है। तो अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे साथ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम लोग जरा जल्दी आगे ब्रेक से वापस, मैं जरा शहर बानों के बाउल से थोड़ी सी इंजीर चुरा रहा था। हम लोग आज बड़ी ही 2 अहम चीज़ों पर गुफ्तगू करने वाले हैं। और इंजीर का तो सभी को पता है, वैसे ऑलिव्स का भी सबको पता है। तो इंजीर और ऑलिव्स पे आज हम बात करेंगे कि इनके फवाइद क्या हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा खा ली। आपने ज़्यादा खा लिया। मैं भी खा रही हूँ, और मुझे लग रहा है मेरी गेस्ट जो है ज़ैनब गोंदल साहिबा जो इस वक्त मौजूद है, वो भी खा रही है माशाल्लाह से। It's my most favorite. और हम जो है ना अपनी एनर्जी जो है उसको बूस्ट करने के लिए अंजीर खा रहे हैं। और आज का जो सेगमेंट है वो अंजीर और जैतून की अफादियत के हवाले से है। अभी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इंजीर से मुतल्लिक ये रिपोर्ट है जी, आप देखें ये रिपोर्ट, फिर हम वापस आते हैं और बात करते हैं। हर फल की अपनी खासियत और इफादियत होती है, वो खुश्क मेवाजात हों या रसीले। कुदरत ने हर फूल और हर फल को किसी खास मकसद से पैदा किया है। बेपनाह तिब्बी फवायद का कामिल फल इंजीर कुदरत की बेशुमार नेमतों में से एक है। इस फल की खुसूसियत ये है कि ये सारे का सारा ग़िज़ा और दवा है, और इसमें कोई भी जुज़्व फालतू नहीं। इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, और इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। इंजीर को न सिर्फ ताज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसे खुश्क करके साल भर के लिए महफूज भी किया जा सकता है। दोनों सूरतों में ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौसर है।
इसमें मौजूद प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जबकि विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। दीगर बेशुमार फवायद के साथ साथ अगर इंजीर का मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमजोर और दुबले लोगों के लिए वजन बढ़ाने और मोटापे के शिकार अफराद वजन कम कर सकते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक खुश्क या ताज़ा इंजीर के एक दिन में कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 दाने खाने चाहिए। तो बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट आपने देखी अंजीर पर और इसकी अफादियत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट है ज़ैनब गोदल साहिबा, जो कभी भी खा ही रही है। खा ले हमें बस ये बताएं कि अंजीर के फ़वाइद क्या हैं और इंसानी बॉडी के लिए कितना अहम है। मैं अंजीर और जैतून दोनों की बात से ही शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ऐसे फ्रूट्स हैं, मैं कहूँगी, जिनका कुरान पाक में भी जिक्र आता है, बिल्कुल, जिनकी कसम खाई गई है, पाक दरख्त है, और दोनों के ही ना सिर्फ फ्रूट इस्तेमाल होता है बल्कि इनके पत्ते, इनके जो दरख्त है वो भी हम यूज़ करते हैं या करवाते हैं अपने पेशेंट्स में। उनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ओके, ठीक है। अब मेरे सामने जैसे आप देख ही रहे हैं कि ग्रीन ऑलिव्स भी हैं, ब्लैक भी हैं और अंजीर भी है। कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है खाने पे। ऑलरेडी मैं खा ही रही थी, लेकिन सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो ये है, जो मैं औरतें मैक्सिमम पूछती रहती हैं, मर्द हजरात भी पूछते हैं, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा पूछती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि हमेशा जवान कैसे रहा जा सकता है। तो आप समझ लें, आपकी बॉडी में दोनों, हाँ, ये दोनों के लिए करामत है। वाह वाह। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंजीर और जैतून आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आप नेचुरली जवान रह सकते हो। आपके स्किन पे कभी भी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। हफ्ते में 3 बार? हाँ, मैक्स 3 बार खा लें। 3 बार दोनों को कितनी मिकदार में खाना? इंजीर आप 3 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू आर नॉट डायबिटिक। ओके, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप 3 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून जो है वो आप तकरीबन 5 से 7 तक जा सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया जैतून और इंजीर को, तो 1 से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। अगर हम बात करें कैंसर की प्रिवेलेंस, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तकरीबन को पिछले 5-7 साल से। जी हाँ। और अब हम लोगों को अवेयरनेस थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है कि हाँ, ये कैंसर है, हमने इसको ट्रीट करना है। लेकिन मैं ये लोगों तक मैसेज ऑलवेज पहुंचाना चाहती हूँ और पहुंचाती रहती भी हूँ कि इससे पहले कि कैंसर हो, आप उसको ट्रीट कर लें। ट्रीट कैसे कर लें? आप वो फूड्स खाएं, वो सुपर फूड्स खाएं जो आपको कैंसर से बचाने के लिए बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उनको बॉडी से निकाल दें और आपको प्रिवेंट करें, आपको हेल्दी बना दें। जैतून जो है वो उनमें से एक सुपर फूड है कि अगर आप जैतून इस्तेमाल करते हो तो ये एंटी कैंसरस होता है। अगर ये देखिए, सिंपल सा है, छोटा सा उसका फ्रूट है, आपने सिर्फ मुंह में डालना है और आपने खा लेना है, दैट्स इट। ओके, कोई टेस्ट में बड़ा मजे का होता है, कुछ लोगों को टेस्ट टैंगी लगता है, खट्टा लगता है कि भाई ये मजे का नहीं है, तो आप इसको वॉश करके रख लें। थोड़ी देर बाद इसको ये सैलेड्स में अपने चॉप करके डाल के खा सकते हैं। ओके, डॉक्टर ज़ैनब, हमारे सामने अभी ये 2 हैं, एक तो ग्रीन ऑलिव्स हैं और एक ब्लैक ऑलिव्स हैं। बिल्कुल, इन दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, अपनी अपनी बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल, इन दोनों की ही अफादियत जो है वो फर्क है, लेकिन हम ये टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि दोनों के ही फायदे हैं, तो आप दोनों खाइए। अब इंजीर जो है, अगर मैं उसका आपको ये मजे की बात बताऊं कि जब वो कच्ची है उसके और बेनिफिट्स हैं, और जब वो पक गई है उसके और बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान में यूजुअली हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में ही हमें अवेलेबल होती है, जो ये पकी हुई आती है। अगर आप कच्ची इंजीर खाते हो तो वो बड़ी एक जूसी सी होती है और उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है। वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, शुगर लेवल को कम, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है तो ये मीठी हो जाती है। फिर डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो इसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे पहले कर सकते। ओके, आपके बालों के लिए अच्छे, स्किन के लिए अच्छे, और उसके साथ साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत ज्यादा, जिनकी स्वेयर कॉन्स्टिपेशन बहुत सालों से भी चल रही है, अगर वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंजीर को ऐड कर लेते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन, इवन पाइल्स तक के जो पेशेंट्स हैं वो उनको ट्रीट कर सकते हैं हम। अच्छा, ये इंजीर और जैतून दोनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े गर्म होते हैं तो ये नहीं खाने चाहिए, तो ये थ्रू आउट द ईयर बंदा खा सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में खा लेने चाहिए? देखिए जी, साइंस तो गर्म ठंडा मानती ही नहीं है। इंसान तो मानता है, इंसान मानता है। और देखिए, गर्म ठंडा कोई भी चीज तासीर आप पे तब इम्प्लीमेंट होती है जब आप उसको एक्सेस में लेके जाते हो। सही। ओके, गर्म तो हल्दी भी होती है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली बेसिस पे हल्दी दूध पिएं,
हाँ। अब डिपेंड करता है उसकी मिकदार आप कितनी खा रहे हो। अगर आपने 2 जैतून खाए हैं तो ये गर्म नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप पूरा बोल जो है ये खा बैठे लेंगे। और खाने लग जाए तो ऑफ कोर्स वो गर्म है, वो आपकी बॉडी में जाके एक गर्मी पैदा करेगा, एक ताकत दे रहा होता है जैतून स्पेशली। तो इंजीर जो है वो भी ऐसे ही है कि अगर आप 3, 4, 5 खा लेते हो तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप ये कहो कि आप पूरे बॉल या पूरी की पूरी तो समझे को 10-15 इकट्ठी खा लो तो आपके लिए फिर जाहिर है हेल्दी नहीं रहेगा। अच्छा, प्रेग्नेंट जो खा सकते हैं। वुमेन हैं उन वो खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकती उसके हैं। अलावा बच्चे और बुजुर्ग? बच्चे बुजुर्ग सब खा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं एडवाइस भी करती हूँ कि बचपन से ही बच्चों को इंजीर की आदत जरूर डाला करें। ठीक। क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा हम देखते हैं गैस और कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज शुरू होते हैं। जब आप अपने टीन्स में 20s में होते हो तो वो कम हो जाते हैं, आफ्टर 35 वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने एक आदत बनाई हुई होगी ना बॉडी में इंजीर डालने की, जैतून डालने की, तो वो आपके गैस के जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करती है। अब अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी आपके सिरप्स और मेडिसिन मिलते हैं मार्केट में आपके जो ट्रीट कर रहे होते हैं स्टमक के इश्यूज को, आपके इंटेस्टाइन के इश्यूज को, उन सब में इंजीर होती है। सब में इंजीर का या तो एक्सट्रैक्ट डाला जा रहा होता है या इंजीर डाली जा रही होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो आपके स्टमक को भी क्लेंस करती है, साफ करती है, आपके इंटेस्टाइन को साफ करती है, और इसके अंदर जो हम छोटे छोटे खाते हुए फील करते हैं ना, वो आ रहे होते हैं, बीज आ रहे होते हैं, वो बीज जाके जैसे हम फेस को स्क्रब करते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन को स्क्रब करते हैं। अब फेस स्क्रब की बात स्क्रब की कर रहे हैं तो फेस स्क्रब भी बता देते हैं। मैं यही पूछने लगी थी, हाँ, कि इसको फेस स्क्रब भी बना सकते हैं। बिल्कुल। इंजीर का सबसे पहले तो जूस बनाकर पिएं, जो नहीं खा सकते उनको जूस पिलाएं, बच्चों को 1-2 चम्मच जूस से शुरू कराएं। अच्छा, अगर तो ये ड्राइड इंजीर आ रही है आपके पास, इसको आप पानी में भिगो दें। पानी में जब आप भिगो देंगे ओवरनाइट, ये नरम हो जाएगी। इसको ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड करें अच्छी तरह से, आपका इंजीर का जूस रेडी है। ओके। आप उसको स्टेन करना चाहते हैं, नहीं वैसे ना करें तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर करके बच्चों को दे दे तो दैट्स फाइन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको इस पे लाएं कि वो स्टेन ना की जाए। अब वही जो ब्लेंड किया हुआ आपने है, वो गूदा जो आपका है, उसको थोड़ा सा थिक रखें, पानी ना उसमें ज्यादा डालें, तो उसको आप एज इट इज भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ब्लेंड करके बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो जरा ज्यादा वाटरी हो गया है, तो आप उसके अंदर बेसन या मैदा ऐड कर सकते हो और उसको अपने फेस पैक के तौर पे यूज कर सकते हो, जिसमें एक्नी स्कार्स और इवन जिन लोगों को स्किन ग्लो चाहिए, वो इंजीर से आप वो हासिल कर सकते हो। और मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं? बिल्कुल मासूमाना सवाल है ये आपका, लेकिन लगा सकते हैं, बिल्कुल मर्द भी लगा सकते हैं। और अगर हम ये बात करें, आप अगर कभी अरब साइड पे गए हो तो आपने देखा हो लोगों की स्किन जो है ना, उसकी क्वालिटी हमारी स्किन की क्वालिटी से बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन ही जैतून वो लोग तो नॉर्मली जैसे बिल्कुल जैसे हम लोग अपने सैलेड सेब केला खा रहे होते हैं, सेब केला वो इसमें नॉर्मल खा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैतून से आप अपने जिस्म की जो दर्दें हैं उनको भी खत्म कर सकते हैं। आपके घुटनों में अगर दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बॉडी पेन्स रहते हैं, थकावट आप महसूस करते हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा बॉडी शो करते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग, उसके बाद आप लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, उसके बीच में ही हो जाती है ड्रेन। मैं यही पूछने वाला था आपसे, इसीलिए आप बुला लेते हैं कि मैं आके बोल बोल के आपको बूस्ट कर जाऊं। वैसे डॉक्टर ज़ैनब, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। बड़ा अहम मौजू है जैतून और इंजीर, सर्दियों की सौगातें। हाँ जी, पे भी बात बाकी है। हाँ जी, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग इंजीर और जैतून पर बात कर रहे हैं, तो बगैर किसी डिले के ओवर टू यू डॉक्टर ज़ैनब। हम देख रहे हैं कि ब्लैक ऑलिव्स आपके हाथ में। हाँ, आपने मुझे पकड़ लिया है कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसको भी खा सकूं, लेकिन आपने अच्छा, अगर ब्लैक ऑलिव्स की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड ऑलिव्स पाकिस्तान में समझे जाते हैं। निग्लेक्टेड बिल्कुल निग्लेक्टेड, एक निग्लेक्टेड चाइल्ड जैसे होता है ना, ये वैसे ओवररेटेड। हाँ, हम उसको जो है ना वो समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ब्लैक ऑलिव्स की हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक ऑलिव्स को आप अपनी डाइट में अगर डेली बेसिस पे ऐड ऑन करते हैं तो आप अपने जितने भी यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके। ब्लैक ऑलिव्स से भी, और इंजीर इज आल्सो वेरी गुड फॉर इट। लंच में, डिनर में किस टाइम? अच्छा, किस तरह से इस्तेमाल करें? लोगों को ये समझ नहीं आता। जैतून का तेल इस्तेमाल करें, जैतून इस्तेमाल करें, जैतून के पत्ते इस्तेमाल करें, क्या करें?
अब जो पत्ते हैं आप उनको मॉर्निंग टी में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर जैतून के पत्ते ड्राइड फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं, आप उनको सिर्फ एक पत्ता डालें, पानी को अच्छी तरह बॉईल करके उसके ऊपर पत्ता डाल के कवर कर दें ऊपर से, जैसे उसका कलर थोड़ा सा उसमें आ जाए उसको स्टेन करके आप पी लें। दैट इज योर बेस्ट कावा फॉर इवन वेट लॉस भी। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके उसमें आपको मिल जाते हैं। और उसका जायका कैसे होता है? उसमें ऐड करने की जरूरत है चीनी वगैरह ऐसी कुछ? नहीं होती ऑनेस्टली। मैं इसको काफी टाइम यूज करती रही हूँ तो मुझे उसका आइडिया है कि इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपने सिर्फ पुदीना डाल लिया हो पानी में, उसी तरह से है। और जैतून के ऑयल के बारे में लोग कहते हैं कि ये इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जैतून का तेल जो है उसको हम खाने से लेके लगाने तक हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। सही बात। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि खा रहे हैं तो अपने सालन में भी पका रहे हैं, अपने सैलेड्स में भी डाल रहे हैं, सैलेड ड्रेसिंग भी हो रही हेल्थ है। के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर रहा है, एक तेल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है तो क्या ही बात हो जाएगी उसमें। और दूसरा ये कि आप जब ऑलिव को इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही आप इसको अपने मुंह में डालते हो खाने के लिए, तो आपके आप समझे लिप्स से लेके जब तक वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता वहां तक ये बेनिफिट्स ही देता जाता है। ऑलिव्स बिल्कुल। आपने जैतून का तेल फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं और आपको ताकत चाहिए, एक तो ऑफ कोर्स आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स चेक कराते रहें, टेस्ट कराएं और उनको चेक जरूर रखें। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे जैतून ऐड कर लेते हो तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपकी वो हड्डियों का मसला जो है ना वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इस हम टॉपिक से अगर थोड़ा सा हट सकें, जरूर हम इवेंचुअली इसी पे आएंगे वापस बात करने के लिए। ये जो आपने विटामिन्स वाला भी जिक्र किया है कि वो उस पे चेक रखें और अपने टेस्ट करवाते रहें, हमारे यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं है फैमिलीज में कि मोस्ट ऑफ द टाइम के लोग अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहें। तो वैसे किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए कि जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वो आपकी विटामिन डेफिशिएंसी होने ही ना दे, वो आप मेंटेन रखें? जैसे आप बता रही थी कि इसमें एंटी कैंसर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जीर में गालिबन, तो वो अगर आप पहले ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको जाने ही नहीं देगा उस तरफ। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको विटामिन डेफिशिएंसी की तरफ जाने ही ना दे? अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ठीक है अगर आप सब टेस्ट नहीं करा सकते तो इट्स फाइन, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन आप जो है कम से कम अपने ब्लड टेस्ट तो करा ही सकते हो, जिसमें एटलीस्ट आपका सीबीसी काउंट आपको पता हो, आपके लिपिड प्रोफाइल क्या है वो आपको पता हो कि किस तरह से आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बीमारी का पता तब चलता है जब अल्लाह माफ करे सवेर हो जाती है। हाँ, खत्म टाइम हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको जाके पता चलता है। आई नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 6 महीनों के बाद ये थोड़ी सी एफर्ट कर लें कि आप अपना एक दिन खुद को दे दें, आप नहीं प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते, नॉट एन इशू, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे तकरीबन सुबह 8-9 बजे के करीब जो है वो आप अपनी वो स्लिप वगैरह बनवा लें, तो वो इजीली आप तकरीबन 12-1 बजे तक फारिग हो जाते हैं। यानी आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा अपने चेक एंड बैलेंस रखना इसलिए भी जरूरी है तो आप बेहतर आएंगे, क्योंकि अगर मैं जितना मर्जी बता लूं आप डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट, सबकी बॉडी डिफरेंट माइट बी, मेरी बॉडी एक चीज पे 100% रिस्पॉन्स दे दे, आपकी उस पे 60 दे, आपकी 40 दे। ये चीजें हमें काउंट डाउन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, मुझे ना एक लास्ट पे एक चीज़ पूछ रही है, वो जैसे ये भी कहा जाता है कि लाइक अगर बच्चा बीमार है तो उसको ऑलिव जो है वो या तो क्यूब्स में काट के या मैश करके उसको खिलाएं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। उसके बाद ये कि बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको ऑयल इस्तेमाल करें और रात में उसकी जो है मसाज करके उसको सुला दें। ये है कोई मसाज करके सुलाने का तो इसलिए है कि वो रिलैक्स हो जाएगा, सारी रात सोया रहेगा, आपको उठाएगा नहीं। लेकिन इसके बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हड्डियां बच्चों की कमजोर होती हैं, आप जब उनको ऑलिव ऑयल से मालिश करते हो तो आप उसको स्ट्रेंथन कर देते हो, हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से बचपन में ही आप उसके ताकतवर हो जाते हो, कि आप उनको प्रोन हो जाते हो कि अच्छा मैंने इसको इस तरह से फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में जाना है। अब जैसे क्वेश्चन ये था कि खाने का क्या हम प्रिवेंशन पहले ही कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप अच्छी चीजें अपनी डाइट में डालते हो तो बिसाइड द फैक्ट आप फास्ट फूड और ये चीजें अपनी डाइट में से ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दो तो आप बहुत सारी बीमारियों से पहले ही बच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहें आप फास्ट फूड भी खाएं, हेल्दी चीजें भी खाएं, तो फिर बॉडी बेचारी भी कंफ्यूज हो जाएगी, कंफ्यूज होगी और एक मॉडरेट अमाउंट में ही रिजल्ट्स वो दे सकेगी, उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगी अनफॉर्चुनेटली।
डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी अहम बातें हमारे साथ शेयर की हैं, बिलखसूस जैतून और इंजीर को लेकर। तो आई एम श्योर हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनके हमने लिए आज बड़ा खाए ही भी है। बेनिफिशियल ये सेगमेंट रहा होगा। हमारे लिए तो बड़ा बेनिफिशियल रहा है क्योंकि हमने तो खाई भी है साथ साथ। तो आई एम श्योर कि हमारी भी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बूस्ट हुई होगी। आपकी बूस्ट हुई है एनर्जी? बिल्कुल, दोबारा से बिल्कुल प्रोग्राम नहीं। करने के तैयार हो गया। तो ये बड़ी जो है बेनिफिशियल ये चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करें रोज़ाना की बुनियाद पर और अपने एनर्जी खुराक में बूस्ट इसको होने के शामिल करें। साथ साथ थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया। एनर्जी बूस्ट होने के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, अपनी बॉडी वाह, में वाह। पॉजिटिव एनर्जीज जो है वही जानी चाहिए, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है। और अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हालात को अगर देखा जाए तो हालात तो बिल्कुल नेगेटिविटी सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर ही ये बात अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। तो ना सिर्फ दिन का आगाज़ करें बल्कि पूरा दिन ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। बड़ा आसान होता है, एट द सेम टाइम बड़ा मुश्किल भी होता है। वैसे आपके इर्द गिर्द अगर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग हैं तो कोशिश करें कि अगर वो अवॉइड हो सकते हैं उन्हें अवॉइड करें। और हमेशा कैन डू वाली जो एक पॉलिसी है वो अपनाएं। हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है। आजकल की बिलखसूस जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, चूँकि इकॉनमी हमारी थोड़ी सी सफ़र कर रही है, मुआशी सूरत हाल थोड़ी डामाडोल है, जिसके वसाइल बायस की कमी है। मसाइल की कमी, एक ब्रेन ड्रेन का बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। हमारी नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिनको मायूसी ने अपने घेरे में लिया हुआ है और वो बस उनको लग रहा है कि जी अगर वो वीज़ा लगवा के किसी मुल्क में चले जाएंगे तो शायद वो बहुत तरक्की कर लेंगे। आई एम श्योर ये चीज़ किसी के लिए काम करती होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाहर जैसे वो कहावत है कि जी दरख्तों पर पैसे नहीं उगते। तो आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें और कोशिश करें। हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, अपने हिस्से का काम करना है। और आई एम श्योर एक कंपाउंड इफेक्ट है, जब Exactly. इंडिविजुअली ये काम और एक सिलसिला शुरू किसी होगा। दाना ने ये भी कहा है कि अगर आप वसाइल के लिए दौड़ रहे हैं तो वसाइल के लिए दौड़े नहीं, खुद वसाइल पैदा करें। कुछ ऐसा हाँ, करें कि exactly. आप खुद वसाइल पैदा करें। तो इसको पाकिस्तान की अगर सिचुएशन से जोड़ा जाए तो डेफिनेटली ऐसा है कि लोग परेशान हैं रोज़गार को लेकर, और जो लोग कमा रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल आते हैं, लेकिन आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और मुल्क बेहतर होगा, मुल्क के जो रोज़गार हैं वो बेहतर होंगे, मईशत बेहतर होगी, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव रहें, आपका जो पॉजिटिव रहें। और positive अपने रहना शो का चाहिए। अख्ताम हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर से करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया जी कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बड़ी ही खूबसूरत बात कि अगर आप जिंदा हैं तो जी कोशिश करें अपनी खुदी को पहचानें और जिंदों में अपना नाम बनाएं, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और छोटे छोटे कदम चलते चलें, कदम उठाते चलें। इंशाल्लाह वो मंजिल आप तक पहुंच ही जाएगी या आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो और अपने साथ टेंशन ही साथ लेनी आपने। दूसरों का भी ख्याल रखें। और ये मैंने देखा है कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है और इस पर बहुत रिसर्चेस भी हुई हैं कि अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आप खुद बहुत खुश रहते हैं। हाँ। आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है, आप बहुत सी परेशानियों से दूर रहते हैं। तो परेशानियों से दूर रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा आज का प्रोग्राम हुआ ख़त्म, कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई स्टोरीज़ के साथ और इन्हीं चेहरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।